हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टैटिक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टैटिक्स के एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं, ताकि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर पाएँ। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स डील प्राइमरी विद विच टाइप। तो जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट है वो किस टाइप ऑफ डाटा के साथ डील करती है? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स। देखिए, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो सिंपली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करती है। ओके, तो राइट आंसर बी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो इन जो दिए गए ऑप्शन में से एक एट्रीब्यूट की एग्जाम्पल कौन सी है? हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट इन किलोग्राम्स, ऑनेस्टी या इनकम इन डॉलर। देखिए, इन सब में से जो ऑनेस्टी है, ठीक है ना, वो क्या है? वो एक एट्रीब्यूट है। ठीक है ना, वो एक क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द नोटेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी यूजुअली रिप्रेजेंट। देखिए, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, या तो ए बी सी लेटर्स होते हैं या क्या होता है, अल्फ़ा बीटा रे। ठीक है ना, ये जो होते हैं ग्रीक वर्ड्स होते हैं। तो जो ए बी सी होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो राइट आंसर सी है। और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में जो अल्फ़ा बीटा रे, ठीक है ना, ये जो ग्रीक लेटर्स होते हैं, ये क्या जिसे कहते हैं, डिनोट करते हैं, ये करते हैं एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है ना, तो 4 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 4 का बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्लासिफिकेशन that divides a class into only two mutually exclusive groups at each level is called। एक ऐसी क्लासिफिकेशन जो डिवाइड करती है क्लास को सिर्फ दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में, तो वो क्या कहलाती है? तो सिंपली वो डिकोटोमियस क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक है ना, डिकोटोमियस क्लासिफिकेशन कहलाती है, यानी कि राइट आंसर बी है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ए रिप्रेजेंट्स लिटरेट, व्हाट डज अल्फा रिप्रेजेंट। देखिए, ए का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी, और वैसे ही जो ए का अपोजिट है यानी कि अल्फा, वो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर ए लिटरेट है तो अल्फा होगा इलिटरेट। तो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, राइट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ स्पेसिफिक क्लास इज नोन एज। जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं एक स्पेसिफिक क्लास में, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, उनको सिंपली क्लास फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी, क्लास फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 7 का बी हमने लगा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ज़ीरो। तो इनमें से ऑर्डर ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी कौन रिप्रेजेंट करता है? देखिए, इसका सिंपल है, जो एन होता है
उसको हम ज़ीरो ऑर्डर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर सी आएगा। ठीक है ना, ये आप याद रखना कि जो एन होता है वो ऑर्डर ज़ीरो की फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की ओर बढ़ते हैं। फ्रिक्वेंसीज लाइक ए बी अल्फा आर कंसीडर टू बी ऑफ। देखिए, अगर फ्रिक्वेंसी है जैसे कि ए है, बी है, अल्फा है, तो ये कौन से टाइप की फ्रिक्वेंसीज हैं? देखिए, ए अलग है, बी अलग है, अल्फा अलग है। मतलब कि हम बात करें तो ए अलग है, बी अलग है, ठीक है ना, और अल्फा भी अलग है। तो ये एक एक जिसे कह रहे हैं ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे ये ऑर्डर वन की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी, ये ऑर्डर वन की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप कि जो लेटर या ग्रीक वर्ड एक सिर्फ मतलब एक सिंगल होगा तो उसको हम ऑर्डर क्या कहेंगे? वन। ठीक है, 9 का बी। अब 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फ्रिक्वेंसी ए बी सी। देखिए, अब ब्रैकेट में क्या है? ए बी सी है, यानी कि थ्री जिसे कहते हैं लेटर हैं। तो इस हिसाब से ये कौन से ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी हुई? ये थ्री ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी हुई। ठीक है ना, ए बी सी तीन है ना, तो ये थ्री ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी हुई। ठीक है ना, राइट आंसर बिल्कुल इसका सी आएगा, सी। ठीक है ना, सी राइट आंसर है। ठीक है ना, फिर से मैं लिख देता हूँ कि अब कन्फ्यूजन ना हो, इसका राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फॉर एन एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जब एन एट्रीब्यूट्स हमें कैलकुलेट करना है या हमें जानना है कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना, तो हम कौन से फॉर्मूला से जान सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स में कितनी हैं? तो वो सिंपली 3n के फॉर्मूले से हमें पता चलता है। ठीक है ना, बी राइट आंसर है। ठीक है ना, वो हमें 3n के फॉर्मूले से पता चल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ देयर आर थ्री एट्रीब्यूट्स हाउ मैनी टोटल क्लासेस विल बी देयर। देखिए, अभी हमने फॉर्मूला सीखा है। फॉर्मूला सिंपली क्या है? 3n, ये है फार्मूला। उस हिसाब से हम क्या करेंगे? तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तो यानी कि 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 × 3 कितना बनता है? 27 बनता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या आएगा? तो सर राइट आंसर आएगा सी 27। ठीक है, ओके। तो 12th का राइट आंसर है सी 27। आपने मार्क किया होगा और आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। द फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर आर गिवन बाय एन एट्रीब्यूट्स इज। अगर हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर आर की, और किसके हिसाब से? एन एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फार्मूला होता है जिससे हमें क्या पता चलता है? हमें नंबर ऑफ क्लासेस का पता चलता है। ठीक है ना, ऑर्डर आर की। तो वो सिंपली फार्मूला क्या होता है? वो सिंपली होता है एन सी आर इंटू 2 आर। ठीक है ना, तो उस हिसाब से राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपको मार्क करना है ए। तो 13 का राइट आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अ
2:2 consistency table for two attributes A and B contain how many ultimate frequencies? सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज के बारे में पूछा गया है। हमें अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज बतानी है किसकी? 2x2 कंसिस्टेबल टेबल की। तो जब 2x2 कंटीजेंसी टेबल होगा, ठीक है ना, फॉर एट्रीब्यूट ए एंड बी, तो जो अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज होंगी वो सिंपली होंगी 4, ठीक है ना, 4 होंगी। तो राइट आंसर बी है, ठीक है ना, राइट आंसर बी है 4। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इन अ कंटीजेंसी टेबल द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, एक कंटीजेंसी टेबल में जो वैल्यू ऑफ ए है वो किसके इक्वल होती है? तो सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू उस चीज़ के बराबर होगी जब अपोजिट अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आप ऑप्शन ए को देखिए, ए बी प्लस एल ए बीटा, तो बी का अपोजिट होता है बीटा, ठीक है ना। मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, ए बी है, ठीक है ना, साथ में है क्या है, ए बीटा है, जिसमें से बी और बीटा कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बचा, ए। तो सिंपली जो कंटीजेंसी टेबल में जो वैल्यू ऑफ ए है वो इसके इक्वल होगी, ठीक है ना। राइट आंसर ए है, ए बी प्लस ए बीटा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़े ही होंगे, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो बहुत मुश्किल होगा ये सॉल्व करना। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डाटा इज कंसीडर्ड कंसिस्टेंट इफ, देखिए डाटा को कब हम कंसिस्टेंट कहते हैं? एक डाटा तब कंसिस्टेंट होता है जब सारी की सारी जो क्लास फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो नॉन नेगेटिव होती हैं और कोई भी जो फ्रीक्वेंसी है वो n से बड़ी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ऑल क्लास फ्रीक्वेंसीज आर नॉन नेगेटिव, क्योंकि जब वो नॉन नेगेटिव होंगे तभी वो n से छोटी होंगी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, इसका राइट आंसर आएगा बी, बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ अ कैलकुलेटेड क्लास फ्रीक्वेंसी लाइक अल्फा बीटा रिजल्ट इन अ नेगेटिव वैल्यू दैट इज -10 द डाटा इज। देखिए मैंने अभी बताया, अगर कोई भी जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव होगी या फिर वो n से ज़्यादा बड़ी होगी, तो सिंपल उसका क्या मतलब है कि जो डाटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है, इसका भी राइट आंसर बी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर डाटा कंसिस्टेंसी। तो डाटा कंसिस्टेंट होने के लिए कौन सी कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है? नो क्लास फ्रिक्वेंसी कैन बी ग्रेटर देन एन, बिल्कुल सही, कोई भी जो क्लास फ्रिक्वेंसी है वो एन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऑल क्लास फ्रिक्वेंसीज मस्ट बी ग्रेटर देन एन, बिल्कुल भी नहीं, वो अगर बड़ी होंगी तो फिर वो इनकंसिस्टेंट डाटा हो जाएगा। सी है, ए बी मस्ट ऑलवेज इक्वल अल्फ़ा बीटा। देखिए ये तो कहीं भी नहीं बताया गया है कि ए बी जो है वो अल्फ़ा बीटा के इक्वल होना चाहिए। और डी, एन मस्ट बी नेगेटिव नंबर। देखिए एन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता पहली बात, क्योंकि अगर वो नेगेटिव कहाँ से होगा, वो तो एंड में हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस हिसाब से 18 का राइट आंसर ए आएगा, ठीक है ना, 18 का राइट आंसर ए आएगा, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। गिवन एन इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 50, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर ए बी। तो सिंपल ये पूछा गया है कि अगर एन हमें 100 है, ए 60 है, तो बी कितना है, 50 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ए बी की कितनी होगी? तो ये हम मज़े से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? देखिए हम सिंपल इसमें कंपैरिजन
का मेथड लगा सकते हैं। जैसे वो क्या होता है, वो होता है ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है, मतलब कि ए बी हमें फाइंड करना है। ए की जगह आपको 60 लिखना है, बी की जगह 50 लिखना है, डिवाइडेड बाई एन करना है, तो सिंपली आप निकाल देंगे। ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, हालांकि इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 50। ठीक है ना, इसका आंसर 50 निकलेगा। आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैंने आपको सिंपली फार्मूला बता दिया। ठीक है ना, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इन अ 2 into 2 टेबल द फ्रिक्वेंसी अल्फा बी कैन बी फाउंड बाय। देखिए, अगर 2 into 2 टेबल है, यानी कि 2/2 का टेबल है, सिंपल सी बात है, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो अल्फ़ा बी है, वो हम कैसे फाउंड कर सकते हैं, मतलब कौन से फार्मूले से कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम सिंपली बी माइनस ए बी से फाउंड कर सकते हैं। ठीक है ना, बी माइनस ए बी से हम कौन सी कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा। देखिए अब कैसे, अगर आप सिंपली ये देखिए, अब बाकी ऑप्शंस को ज़रा देखिए, एक सेकेंड, अब बाकी ऑप्शंस का देखिए। ए माइनस ए बी, यहाँ पर तो ए निकलेगा। ठीक है ना, एन माइनस बी, इससे तो आ ही नहीं सकता। बी प्लस ए बी, अब बी प्लस ए बी है, तो इसमें से कैंसिल क्या होगा, मतलब इसमें से तो कोई कैंसिल नहीं हो सकता, ये तो उल्टा ए प्लस बी आ जाएगा। तो गिवन फार्मूले से भी हम ये सिंपली कह सकते हैं कि एक ही जो है हमारे पास जो है ऑप्शन एक्यूरेट है, वो है बी माइनस ए बी। ठीक है ना, क्योंकि बी का अपोजिट होता है, क्या बोलते हैं, बीटा, और ए का अपोजिट होता है अल्फा। ठीक है ना, तो उसको हम इंटरचेंजेबली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ। देखिए, दो एट्रीब्यूट्स को इंडिपेंडेंट कब कहा जाएगा, सिंपली टू एट्रीब्यूट्स को इंडिपेंडेंट तब कहा जाता है जब उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप या लिंक ना हो। अब हम फार्मूले से कैसे पता लगाते हैं, देखिए, जैसे कि हमें फार्मूले की बात करता हूँ, कंपैरिजन मेथड। ठीक है ना, तो ए भी है और उसके कंपैरिजन में ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है ना, यही होता है। अब अगर इसकी वैल्यू भी 1 आती है और इनको सॉल्व करने के भी बाद 1 आता है, 1:1 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि डाटा क्या है, डाटा इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, यानी कि उनके बीच में कोई भी रिलेशन या कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको पता चल गया 21 का बी आंसर है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर साइड पर, 21 का बी आंसर है। अब 22 की ओर पढ़ते हैं। एजुकेशन एंड इग्नोरेंस इज टिपिकली एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, अगर एक तरफ एजुकेशन है और दूसरी तरफ इग्नोरेंस है, तो क्या वो पॉजिटिव एसोसिएशन है? नहीं, पॉजिटिव एसोसिएशन होता है कि जब दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो। ये तो अपोजिट हो गया। अगर एक बंदा, माना जाता है कि अगर एक बंदा के पास एजुकेशन है, वो एजुकेटेड है, तो वो इग्नोरेंट, जाहिल नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन भी जाहिल होते हैं। बट अब हम एग्जाम्पल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो अगर एक बंदा एजुकेशन जिसके पास है, जो एजुकेटेड है, तो वो जाहिल नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर एक बंदे के पास एजुकेशन भी है और वो जाहिल है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव एसोसिएशन हुआ। ठीक है ना, ठीक है, तो राइट आंसर बी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है,
अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी ऑकरिंग टुगेदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये पॉजिटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन है, डिक्नोटॉमी है या ऑर्डर जीरो फ्रिक्वेंसी है। मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, ये ए और बी में से एक है। अब आप खुद समझिए। देखिए अगर कोई किसी बंदे के पास एजुकेशन होगी तो वो जाहिल नहीं होगा। वैसे ही अगर किसी के पास, मतलब आप ये क्वेश्चन ना आप खुद कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। इसका आंसर आप कमेंट डाउन कीजिए, और अगर आप कमेंट डाउन में आप अगर आपका जो है आंसर गलत हुआ तो मैं उसको राइट कर दूंगा, ठीक है ना। बट इसको आप कोशिश कीजिए क्या करने की, कमेंट डाउन करने की। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन द प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट इज अकोम्पाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ अनदर इट इज कॉल्ड। देखिए पहले ही हमने क्वेश्चन नंबर जैसे 22 डिस्कस किया था। अगर एजुकेशन है और इग्नोरेंस भी है तो इसका मतलब वो नेगेटिव एसोसिएशन हुआ, ठीक है ना। तो जब प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट हो, जब मतलब कि जब एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो और उसी के अपोजिट फिर दूसरा एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब वो नेगेटिव एसोसिएशन होता है। यानी कि अगर एक इंसान के पास एजुकेशन है तो वो इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे ही अगर एक बंदा के पास, जिसे हम कहते हैं ना कि अगर एक बंदा जो है वो वेल्थी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो कुछ कमाता होगा, वो या तो जॉब करता होगा या तो वो कोई बिजनेस में एम्प्लॉयड होगा। तो मतलब अगर एक इंसान जो है वो अनएम्प्लॉयड है तो फिर वो उसके पास कहाँ से पैसा होगा। सिंपल सी बात, अगर वो कोई काम नहीं करता है। तो वैसे ही अगर एक जो एट्रीब्यूट है वो प्रेजेंस है और उसी के साथ उसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है जो प्रेजेंट होना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है बल्कि एब्सेंट है, तो वो नेगेटिव एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका आएगा बी, ठीक है, राइट आंसर इसका बी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। आंसर भी शो हो रहे हैं बट कोई बात नहीं। इफ ए बी ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाय द एट्रीब्यूट ए एंड बी आर। देखिए पहले तो ये फॉर्मूला कौन सा है, तो ये कंपैरिजन मेथड है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, ये कंपैरिजन मेथड है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर होगी राइट हैंड साइड से, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिवली एसोसिएटेड होंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो सी आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी, ठीक है ना, वो इक्वल होंगे, यानी कि अगर ए इज टू बी इज इक्वल टू होता है यहाँ पर ग्रेटर की जगह, तो फिर ये इंडिपेंडेंट होते, ठीक है ना। अगर क्या होता है कि सेकंड, अगर क्या होता कि जो राइट हैंड साइड है वो बड़ी होती, मतलब कि ये साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है वो बड़ी होती लेफ्ट हैंड साइड से, तो फिर क्या होता, नेगेटिवली एसोसिएटेड होता। तो जब भी जो है ए बी ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ी होगी तो तब क्या होगा, पॉजिटिवली एसोसिएशन होगी, ठीक है ना। तब वो क्या होगी, वो डाटा पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा। तो दोस्तों आज के इस सेट वन में हमने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगले सेट में हम अनदर 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, इसके लिए इसके 2 सेट आएंगे, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।